जयपुर से बड़ी खबर है। बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने का ऐलान किया गया है। चुनावी घोषणा से जुड़ा ये पूरा मामला है। गोविंद राम मेघवाल का ये बयान सामने आया है। आपराधिक कृत्यों में शामिल हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। जय श्री राम के नारे लगाकर अपराध करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में बजरंग दल को बैन करने पर भी मेघवाल का बयान सामने आया। मेघवाल ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद राजस्थान में सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला करेगी। तो बजरंग दल को बैन करने को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बजरंग दल को कर्नाटक में बैन करने को लेकर इस वक्त का बड़ा बयान सामने आया है। चुनावी घोषणा से जुड़ा ये पूरा मामला है। गोविंद राम मेघवाल का इसे लेकर बयान सामने आया है। सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। जहां तक आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, मुझे दुख होता है इस बात का कि आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बजरंग दल में अगर आप देखेंगे, वो लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं जो इनका बैकग्राउंड आपराधिक है। कई जिलों में अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है और संगीन मुकदमे हैं, उन लोगों को चुन चुन के बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने बजरंग बली जी का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये जो देवताओं के नाम पे दल बनाकर और जिस तरह से ये अपराध कारित कर रहे हैं, उस बात के विरोध के अंदर कर्नाटक में फैसला किया गया है। जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और उन्होंने कहा है कर्नाटक में कि जिस तरह से जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम लोग इस संगठन पे बैन करेंगे। जयपुर से सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्योंकि अब गोविंद राम मेघवाल साफ तौर पर बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं, क्या हलचल देखने को मिल रही है सियासी गलियारों में इसके बाद से? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा बयान है। अगर राजस्थान की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल को बैन करेंगे। और यहाँ जब राजधानी जयपुर में आज पीसीसी में बातचीत की जा रही थी, मंत्री गोविंद राम मेघवाल जो है 59 एसटी/एससी सीटों को लेकर के एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत बातचीत कर रहे थे कि कैसे वो उन क्षेत्रों में काम करेंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुले तौर पे कहा कि बजरंग दल जो है कई तरह के आपराधिक मामलों में लिप्त है, और आरएसएस के ऊपर भी उन्होंने वार करते हुए कहा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये सभी लोग जिस तरह से जो काम कर रहे हैं जो है आपराधिक प्रवृत्ति का काम करते हैं, गैर कानूनी है। पहले भी उन्होंने हवाला दिया है कि सरदार पटेल ने जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या के बाद में आरएसएस को बैन किया था। जो उन्होंने पुरानी हिस्ट्री रिपीट करते हुए कहा कि जिस तरह से जो काम किया गया है कर्नाटक में वो सही है। जब सीधे तौर पर उससे सवाल किया गया कि आप वहां पर सरकार में आने के बाद में इसे बैन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में आप पहले से सत्ता में मौजूद हैं, लिहाजा अभी आपका क्या इरादा है? तो उन्होंने कहा कि हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद में इस दिशा में जो है फैसला लिया जाएगा। तो एक तरह से सियासी गलियारों में बड़ा इस चीज का अगर देखा जाए तो असर आप मान करके चलिए कि जिस तरह की बात की गई है उससे एक हलचल से शुरू हुई है और इसको लेकर के बड़े सियासी रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अरबाज, रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आप कर्नाटक में चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो बजरंग दल को बैन करेंगे, तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि राजस्थान में आखिर क्यों नहीं बैन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरबाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कर्नाटक में चुनाव प्रचार मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सांसद बालकनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा गहलोत जी कर्नाटक गए हैं, वहां हनुमान जी को बंद बनाने का काम करने गए हैं। तो बंदी बनाने का काम करने गए हैं, ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमान जी को बंदी बनाने गए हैं। हनुमान जी ऐसी फटकार लगाएंगे कि राजस्थान के आने वाले चुनाव के बाद कहीं दिखेंगे भी नहीं। जी कर्नाटक गए हैं और अशोक गहलोत जी कर्नाटक में जाकर हनुमान जी को बंदी बनाने का काम करने गए हैं, और हनुमान जी उनको ऐसी फटकार लगाएंगे कि वो राजस्थान में आने वाले चुनाव के बाद कहीं दिखेंगे भी नहीं। और अब बात अलवर की, जहां बहरोड विधायक के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। स्कूलों में खेल सामग्री के नाम पर घटिया सामान सप्लाई करने और विधायक के नजदीकी लोगों को टेंडर देने के मामले में अब कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं और बहरोड में जगह जगह पर बड़े बड़े बैनर और होल्डिंग्स लगा दिए गए।
जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप विधायक पर लगाए गए हैं। सूचना के बाद सुबह नगर पालिका के अधिकारियों ने आनन फानन में सभी पोस्टर और बैनर और होल्डिंग्स को हटवा दिया है। कांग्रेस नेता संजय यादव की ओर से होल्डिंग लगवाए गए हैं जिसमें लिखा है भ्रष्टाचार की रकम 431 लाख, तभी लग रही है राजस्थान में दौड़, इनकलाब बल्ला चोर के खिलाफ। और इसके साथ ही यही नहीं, एक और पोस्टर भी लगाए गए जिसमें लिखा गया पट्टिकाओं का पर बच्चों का नाम लिखवाया, खुद ही का खा गए बच्चों का खेल का सामान। 51,000 दे रहा था भ्रष्टाचार का इनाम। बहरोड विधानसभा का सबसे बड़ा बेईमान बहरोड विधायक बलजीत यादव के नजदीकी लोगों को टेंडर देकर 3 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले के सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी ने भी बहरोड विधायक पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के तर्ज में अलवर में भी अब भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। बाबा बालकनाथ ने कहा कि बहरोड में जो भ्रष्टाचार का खेल बहरोड विधायक और चेयरमैन के नेतृत्व में खेला जा रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की खुली लूट नगर पालिका में मची है, आने वाले समय में प्रत्येक भ्रष्टाचारी को, चाहे वो इस कार्यकाल का हो या पिछले कार्यकाल का, उन सब का खुलासा करके उनकी जांच कराई जाएगी और प्रत्येक भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने का काम किया जाएगा। अधिकारियों को अगर तो सबका इलाज होगा और साथ ही साथ में जो ये भ्रष्टाचारी नेता हैं इनका तो महा इलाज होगा, महा इलाज। वो एक बार यूपी में एक डायलॉग प्रसिद्ध हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा मिट्टी में मिलाएंगे कि कहीं इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये बात उनके लिए ही है और वो समझते हैं बात को, क्योंकि आज तो सत्ता के नशे में आप लोग हो। अधिकारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और सत्ता में बैठे लोग खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वहीं अलवर के बहरोड से विधायक बलजीत यादव के द्वारा खेल सामग्री में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उन्होंने सफाई दी। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर बलवान यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बलवान यादव ने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमएलए कोटे से भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। इसके बाद प्रधानपति और बीजेपी जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मुझ पर निशाना साधा था, इसीलिए वे मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक कोष से जो राशि स्वीकृत होती है उसके लिए पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी विधायक के द्वारा बनाया गया था। आगे कहा कि सभी जगह से ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाते तो वहां से पैसे की उगाही नहीं हो पाती। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के रिश्तेदार और कर्मचारियों के द्वारा अपनी खुद की फर्म बनाकर उनके द्वारा माल सप्लाई की गई। विधायक का एक वीडियो आया है और उसने अपने वीडियो में कहा है कि कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति उन्होंने ये जो विधायक कोटे से खेल के सामान में जो भ्रष्टाचार की बात आई और उस कार्य की कार्यकारी एजेंसी उन्होंने कहा पंचायत समिति ने बना रखा है। और उसमें ये कहा उन्होंने, मैं इसलिए खुद बोल रहा हूं, मैं प्रधान का प्रतिनिधि होते हुए इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मेरा प्रतिद्वंदी है और बीजेपी की टिकट मांगता है तो फिर मेरे को सीधा कह रहा है, इसलिए मैं वार्ता प्रधान की तरफ से और मैं मेरी तरफ से मुझे वार्ता रखना हूं आपके साथ। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में जब किसी एमएलए कोटे का कोई पैसा पंचायत समिति को कार्यकारी एजेंसी बनाई जाती है तो उसके सामान के क्रय के लिए टेंडर सिस्टम होता है और उसकी एक कमेटी बनती है और उस कमेटी 5 लोगों की कमेटी बनती है जिसका अध्यक्ष विकास अधिकारी होता है। राजेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है और बहरोड विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या चल रहा है अभी सियासत में? कौन कौन से बयान सामने आ चुके हैं राजेंद्र? जी, इस पूरे मामले में अब सियासत लगातार गरमाई हुई है और
आपसे थोड़ी देर पहले ही जो नीमराणा प्रधान हैं संतोष देवी, उनके पति भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तर से जो है बलवान यादव, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनके द्वारा बताया गया है कि जो विधायक के द्वारा वीडियो वायरल करके कहा है कि प्रधान के जो नीमराणा प्रधान है उनके भाजपा के हैं और उनके द्वारा इसको अगर गलत टेंडर जारी है तो उन्हें रोकना चाहिए। तो इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कार्यकारी एजेंसी है वो विधायक ने इसलिए नीमराणा को बनाया गया है ताकि इसमें भ्रष्टाचार किया जा सके, क्योंकि जो विकास अधिकारी है जिनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय जो टीम थी वो जो टेंडर जारी करती है उसको भ्रष्टाचार कर सके। उन्होंने कहा कि जब सभी ग्राम पंचायतों में जो स्कूल हैं उनके लिए अलग अलग फंड जारी क्यों नहीं किया गया, वो टेंडर जारी करके स्कूलों में अगर सरपंचों के नेतृत्व में टेंडर जारी होते तो विधायक इसमें भ्रष्टाचार नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने एक जगह नीमराणा पंचायत समिति में विकास अधिकारी को दबाव में लेकर के और ये काम कराया है। उन्होंने कहा कि विधायक का इतना रौब है कि इस इलाके में कोई अधिकारी उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, उनके सामने उनके कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए दबाव में अधिकारियों ने उनके दबाव में कार्य किया है। तो उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहरोड पर कई जो विधायक हैं बलजीत यादव पर उन पर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी तक विधायक हैं वो खुद मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं मीडिया के सवालों से बच रहे हैं और खुद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके और उन्होंने जो सफाई दी है वो कहीं न कहीं अब लोगों के गले नहीं उतर रही है। इसलिए सवाल ये उठता है कि बहरोड विधायक जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के काले कपड़े पहन करके और अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के वो आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिरकार अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो उन्हें आकर के मीडिया के सामने सफाई देनी चाहिए कि ये इस तरीके के मामले में उनको पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल राजेंद्र, कम से कम मीडिया के सामने आके सफाई देनी चाहिए। हालांकि ये भ्रष्टाचार उन्होंने किया है या नहीं ये तो जांच के बाद पता चल सकेगा। अब क्योंकि जांच के लिए कमेटी बनाई गई है राजेंद्र, कब से ये कमेटी जांच करेगी और क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। महंगाई राहत शिविर में वीडियो चलाने के मामले में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा किसी पार्टी के चाहने से मोदी हटने वाले नहीं हैं। सुनिए। इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस के राहत शिविर चल रहे हैं और राहत शिविरों के अंदर भी आम आदमी के पार्टी को वीडियो के माध्यम से मोदी हटाओ अभियान के तहत दौसा जिले के अंदर दिखाना, ये इस बात को इंगित करता है कि देश के अंदर अगर कोई भी घटना घटित होती है तो तमाम विपक्ष के मन मस्तिष्क के अंदर एक ही बात है और वो बात है मोदी हटाओ। लेकिन कांग्रेस के नेता और अन्य पार्टियों के नेताओं के चाहने से मोदी हटने वाला नहीं है। मोदी जी को देश की जनता पूरे समर्थन के साथ, पूरे बहुमत के साथ उनकी नीतियों को, उनकी कार्य योजनाओं को और इस देश के तमाम उन मुद्दों को जो कई वर्षों से कांग्रेस की गलत नीतियों से, तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से प्रभावित हो रहे थे, उन तमाम मुद्दों का समाधान करने का काम किया है। इसलिए मोदी जी को देश की जनता चाहती है और वो जनता पूर्ण बहुमत देकर सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रही है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस तरीके की वीडियो चलाना और वीडियो के अंदर मोदी हटाओ अभियान का समर्थन करना, ये इस बात को इंगित करता है कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण और जाति पाति का भेद डाल के सत्ता हथियाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए मुंगेरी लाल के असीम सपने ही साबित होंगे। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महंगाई राहत कैंप में पीएम विरोधी वीडियो चलने के मामले को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम विरोधी वीडियो मामले में बीजेपी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वीडियो चलाने के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी ने दौसा पंचायत समिति कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। और रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है। आदिवासी बाहुल इलाकों में वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। तकरीबन 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे कोटड़ा ब्लॉक के घाटा गांव पहुंचेंगे। वहां पर महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन करेंगे। इसके बाद शाम के तकरीबन 5 बजे झाडोल में महंगाई राहत कैंप का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे और ठीक उसके बाद शाम 6:30 बजे उदयपुर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे।
और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हैप्पी वाला बर्थडे है। आज वो अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये साल इसीलिए भी खास है क्योंकि इस साल राजनीतिक सफर में भी अशोक गहलोत ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत राजनीति में वो नाम, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, उनका सियासी लोहा हर कोई मानता है। सियासी जादूगरी ऐसी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, वो अपने पक्ष में मोड़ना जानते हैं। अशोक गहलोत की सुलझी सोच और अनुभव का ही नतीजा है कि राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे बात आर्थिक मोर्चे की हो या फिर हेल्थ सेक्टर की, गहलोत नीति का मुरीद हर कोई है। देखिए, कुछ चीज हम किताबों से सीखते हैं, शिक्षण संस्थानों में सीखते हैं, उससे ज्यादा हम जिंदगी की पाठशाला में सीखते हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा है, मुझे लगता है कि वो सुब्बाराव जी जैसे लोगों के जो सामाजिक प्रकल्प होते थे, जो शिविर लगाते थे, वो उस तरह से सीखा है। और ये जब एक छात्र जीवन में थे तो जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उस जमाने में, बाड़मेर जैसलमेर के, उनकी तरफ से उनके परिवार को चिट्ठी लिखते थे कि उनकी हालत कैसी है। तो ऐसा करके उन्होंने, जो एक समाज के आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति है, जो हाशिए पे है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है, जिसके कोई पैरोकार नहीं है, जो बेजुबान है, उनको उन्होंने केंद्र में रख के अपनी सियासत को किया और इसी का उनको फल भी मिला। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 में सूर्यनगरी जोधपुर में हुआ। पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे। अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। छात्र जीवन में ही सियासत का चस्का लगा और कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। जल्द ही वो सियासत की मुख्य धारा में आ गए। जब सिर्फ 26 साल की उम्र के थे तो 1977 में जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि वो अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन गहलोत की काबिलियत को पार्टी खारिज नहीं कर पाई और उन्हें 1980 में जोधपुर से लोकसभा का टिकट मिल गया। इंदिरा लहर में बाजी गहलोत के हाथ लगी और 29 साल की उम्र में वो पहुंच गए संसद। न सिर्फ सांसद बने बल्कि 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई। उन्हें इंदिरा गांधी ने केंद्रीय खेल उपमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव यानी 1984 में भी उन्होंने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता और राजीव गांधी कैबिनेट में जगह बनाई। इस बार उन्हें पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 1989 में देश भर में चली कांग्रेस विरोधी लहर में गहलोत भी नहीं बच पाए और लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन 1991 में उन्होंने फिर वापसी की और जोधपुर से फिर सांसद बने। इस बार भी उन्हें PV नरसिम्हा राव कैबिनेट में जगह मिली और उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत ने 1996 और 1998 में भी जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। कुछ लोगों को विरासत में सियासत मिलती है, उनकी भाग्य रेखा विरासत लिखती है। अशोक गहलोत एक ऐसे नेता है जिन्होंने सियासत की तल्ख जमीन पे अपने हाथों से किस्मत की कहानी उकेरी है। उन्होंने जब जिंदगी की शुरुआत की है सार्वजनिक तौर पे, तो एक बांग्लादेशी शरणार्थी शिविर से की है, तो उससे ये इंगित होता है कि उन्होंने खिदमत को अपनी सियासत का सूत्रधार बनाया। वो कोई ऐसे दून स्कूल से नहीं पढ़े हुए हैं, वो कोई ऐसे स्थापित परिवार से नहीं है। वो एक साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी का किस्सा बयान करते हैं। फिर आया वो मौका जब उन्होंने राजस्थान की कमान संभाली। 1998 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताया और सांसद गहलोत ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संभाली। बाद में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और 1999 में हुए विधानसभा उपचुनाव में जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से जीत दर्ज की। 2003 तक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई और सत्ता गहलोत के हाथ से निकल गई। लेकिन 2008 के चुनाव में फिर कांग्रेस की वापसी हुई तो अशोक गहलोत को ही राज्य की कमान सौंपी गई। उनकी सियासत में उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, धूप छांव देखी है, जय पराजय देखी है, लेकिन कभी अपना उन्होंने धैर्य नहीं खोया।
और जो मिला उसको उन्होंने स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए। उनकी पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी, निरंतरता है कि जो हो चुका उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। जब वो पीसी चीफ बने थे तो उनके सामने एक से कद्दावर नेता थे। 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय हरदेव जोशी जी, पहाड़िया जी, शिवचंद्र माथुर जी। इसके अलावा बलराम जाखड़, परशुराम मदेरणा जी, नाथुराम जी मिर्दा, रामनिवास मिर्दा, बड़े बड़े नाम थे। लेकिन उनसे उन्होंने संतुलन साध के इतनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की है। उनको जो राजनीति की परख रखते हैं, उनको एक आवाम दोस्त मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित करते हैं। 2013 में गहलोत अपनी सत्ता नहीं बचा सके और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन फिर 5 साल बाद 2018 में कांग्रेस ने वापसी की। हालांकि इस बार सीएम पद को लेकर पेच फंस गया। अशोक गहलोत के साथ साथ तत्कालीन पीसीसी चीफ सचिन पायलट सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, जिसके कारण कई दिनों तक रस्साकशी जारी रही। लेकिन आखिरकार विधायकों ने गहलोत में विश्वास जताया। साथ ही गहलोत आलाकमान को अपने भरोसे में लेने में कामयाब रहे और तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सत्ता संभाली। गहलोत की छवि बेदाग है और इसे उनके विरोधी भी मानते हैं। अपनी छवि को लेकर वो बेहद सजग भी रहते हैं। यही वजह है कि आज तक उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। इसे अशोक गहलोत का जादू ही कहा जाएगा कि जिस राज्य में क्षत्रिय, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, वहाँ माली जाति के इस नेता ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम अशोक गहलोत को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। तो नरेंद्र मोदी के साथ ही सचिन पायलट ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। पायलट ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। मंत्री धारीवाल के आवास के बाहर व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में परकोटा के व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं। परकोटा क्षेत्र में 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सील करने का विरोध किया जा रहा है। हेरिटेज नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। पिछले 8 सालों से लगातार ये कॉम्प्लेक्स विवादों में चल रहा है। कॉम्प्लेक्स में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और इसे सीज करने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर के बाहर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। बता दें 8 सालों से लगातार ये कॉम्प्लेक्स विवादों में चल रहा है और इसे लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदर्शनकारी अब इकट्ठा हो गए इस फैसले के विरोध में। तो परकोटा क्षेत्र में कुल 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को सील करने का विरोध किया जा रहा है। सहयोगी महेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बड़ी संख्या में व्यापारी विरोध कर रहे हैं सील करने की कार्रवाई का। यूडीएच मंत्री के घर के बाहर है, कोई पहुंचा है अब तक समझाइश के लिए? देखिए, अभी वार्ता का दौर यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसके पहले जो व्यापारी है वो यहाँ पर एकजुट होने लग गए हैं और ये यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का बंगला है, जिसके बाहर में आप देख रहे हैं कि तमाम जो व्यापारी है परकोटा क्षेत्र से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको जो नोटिस दिए गए हैं उनके विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उस संबंध में बातचीत यहाँ पर करेंगे। किस नियमों के अनुरूप में जो है कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर के जो वार्ता रहेगी वो कुछ देर में अभी यहाँ पर शुरू होने वाली है। मैं बातचीत आपसे भी करना चाहता हूँ। सर, आप क्या पक्ष अपना रखने के लिए आए यहाँ पर? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे कमर्शियल टैक्स ले रहे हैं और हमारे उसी को तोड़ रहे हैं। दो बात कैसे होगी? या तो कमर्शियल टैक्स में तो पहले उसको तोड़ो
या कमर्शियल टैक्स बंद करो। दो चीज तो हो नहीं सकती। तो ये कई साल से विवाद चल रहा है, आखिर निपटारा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या आखिर गवर्नमेंट सुनती नहीं है? गवर्नमेंट सुनती नहीं है ना। सुने किसको सुना मैं? हाई कोर्ट जाओ, वो वहाँ जाते हैं नगर निगम में, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। आप जाओ हाई कोर्ट जाओ। अब हाई कोर्ट कितने जन जाएंगे? कितने व्यापारियों से जुड़ा हुआ मसला है ये तकरीबन आपको ये करें कम से कम जो है 30 से 40 हजार लोगों का रोजगार इसके अंदर है। और तकरीबन कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं कि निजी किसी आदमी का है। उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है 150, किसी में 200, किसी में 250 दुकानें हैं। सबका इंडिविजुअल है, सबका खुद की दुकानें जो है परचेज की हुई है और उन सबको रोजगार, रोटी रोजगार उसी के अंदर है। अब कॉमर्शियल जब हम लोग टैक्स देते हैं, सारी कुछ है, तो एकदम से आप अगर ये नोटिस भेजोगे कि नहीं साहब इसको सील करना है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? अच्छा, निगम इसे क्यों जो है नियमों के खिलाफ मान रहा है, क्या कारण है? वो कहते हैं कि रेजिडेंस के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो, जबकि जयपुर शहर में आज़ादी से पहले से एक्टिविटीज कॉमर्शियल हर घर में होती थी। ठठेरों के रास्ते में ठठेरों का काम होता था, रंगरेज ऊपर छतों पे काम करते थे, गोटा पत्ती का काम घरों में होता था, घिसाई और ज्वेलरी डायमंड वगैरह की इनकी या एमराल्ड वगैरह की सब घरों से गद्दियों से काम होता था। उसके बाद में हम व्यापारियों को सिर्फ पनिशमेंट करने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये गलत है। अच्छा, ये एक तरह से पनिश किया जा रहा है, नीचे दुकान ऊपर मकान, इस तरह की परंपरा की बात जो यहाँ पर आप लोग कहते आए, किस तरह से देखते हैं शहर में ये परंपरा रही है और यहाँ पर अभी हम कहना चाह रहे हैं कि ऊपर भी सारा कॉमर्शियल यूज होता था, आज से नहीं, आजादी से पहले से। आजादी के बाद तो अलग रूल एंड रेगुलेशन कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए रेगुलाइज किया जाए हम लोगों को, और उसके बाद में आपका कहना कि नियमों में इसको लेकर के बदलाव भी हो, बदलाव होके रेगुलाइज किया जाए और हमसे जो भी चार्जेज हैं वो हमसे लिए जाए। इसमें क्या है साहब, 200 साल से पूरा जो चार दीवारी है ये कॉमर्शियल में ही यूज है। ये क्या है कि इन्होंने नियम बनाए 1975 में। 1975 में आपने कॉमर्शियल यूज के लिए है। यहाँ पे क्या है, लोहार भी रहता है, यहाँ पे नीलगर भी रहता है, यहाँ ठठेरा भी रहता है। ठीक है महेश, तो फिलहाल इस सील करने की जो कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है। बातचीत में क्या हल निकल पाता है, क्या बात हो पाती है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको